नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं असीम मिश्रा। आज भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज भारत ने चांद पर 4 चांद लगा दिया है। आज भारतीय अंतरिक्ष मिशन के लिए मील का पत्थर माने जा रहे मिशन चंद्रयान-2 ने उड़ान भरी है। आज दोपहर 2:43 पर चंद्रयान-2 चांद की ओर उड़ चला। चंद्रयान-2 का यह सफर 48 दिनों तक चलेगा और इसके बाद वो चांद की सतह पर उतरेगा। दरअसल चांद के इस हिस्से के बारे में दुनिया को ज्यादा जानकारी नहीं है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान-2 चांद के भौगोलिक वातावरण, खनिज तत्वों, उसके वायुमंडल की बाहरी परत और पानी की उपलब्धता की जानकारी एकत्र करेगा। साथ ही ऐसी खोज भी करेगा जिनसे भारत के साथ ही पूरी मानवता को फायदा हो। इन परीक्षणों और अनुभवों के आधार पर ही भावी चंद्र अभियानों की तैयारियों में जरूरी बड़े बदलाव लाए जाएंगे, ताकि आने वाले दौर के चंद्र अभियानों में अपनाई जाने वाली नई टेक्नोलॉजी को बनाने और उन्हें तय करने में मदद मिल सके। दरअसल चंद्रयान-2 मिशन भारत की छवि को और भी मजबूत बनाने के लिए एक लंबी छलांग है। तो आज हम इन्हीं कुछ सारे विषयों पर बातचीत करेंगे और इस विशेष कार्यक्रम में और इस बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के भौतिकी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आर.पी. टंडन जी। टंडन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। हम इनसे बातचीत शुरू करें उससे पहले आइए देख लेते हैं यह खास रिपोर्ट। 3, 2, 1, 0। और इसके साथ ही हम निकल पड़े चांद को छूने। वो चांद जो अब तक हमारी किस्से कहानियों का हिस्सा हुआ करता था, अब हम उस चांद को छूकर उसका एहसास कर पाएंगे। सोमवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान-2 पूरे शान के साथ रवाना हो गया चांद से मिलने। इसे बाहुबली नाम के सबसे ताकतवर रॉकेट GSLV मार्क 3 के जरिए दोपहर 2:43 पर प्रक्षेपित किया गया। आज का ये प्रक्षेपण अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की धाक जमाएगा और ये चांद के बारे में दुनिया को नई जानकारी उपलब्ध कराएगा। चंद्रयान-2 के प्रक्षेपण के बाद इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने कहा कि हमने चंद्रयान-2 की तकनीकी दिक्कतों को दूर कर इस मिशन को अंतरिक्ष में भेजा है। इसकी लॉन्चिंग हमारी सोच से भी बेहतर हुई है। चांद की तरफ भारत की ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत हुई है। I am extremely happy to announce that GSLV Mark 3 vehicle successfully injected Chandrayaan-2 in the defined orbit. In fact, the orbit is 6,000 kilometers more than what our internet is better. After that, a serious technical snag we had, and we fixed that technical snag. Now, ISRO bounced back with flying colors. इसरो की सफलता पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने खुशी का इजहार किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए अपनी 2 तस्वीरें भी साझा की, जिसमें चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग को लाइव टीवी पर वो देख रहे हैं। चंद्रयान-2 मिशन के सफल लॉन्च पर आपको और इसरो की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आज का यह सफल लॉन्च पूरे देश और सभी भारतीयों के लिए बहुत गर्व का विषय है। पिछले सप्ताह तकनीकी कारणों से लॉन्च स्थगित करना पड़ा था। उसके बाद आपने और इसरो की टीम ने बहुत तत्परता से तकनीकी खराबी का पता लगाया और उसे हल करने के लिए जरूरी कदम भी उठाए और अब 1 हफ्ते के भीतर ही
लॉन्च में सफलता हासिल की है, इसके लिए आप सभी विशेष बधाई के पात्र हैं। यह एक शानदार उदाहरण है कि हमारे वैज्ञानिकों में सभी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए प्रतिभा है, क्षमता है और आत्मविश्वास भी है। जितनी बड़ी चुनौती हो, आपका इरादा उतना ही पक्का हो जाता है। मुझे बताया गया है कि लॉन्च में 1 हफ्ते की देरी होने के बावजूद चंद्रमा पर चंद्रयान 2 के पहुंचने की तारीख वही रहेगी जो पहले थी। आप सभी वैज्ञानिकों ने सिर्फ पिछले लॉन्च की तकनीकी चुनौती का सामना किया, बल्कि अब पहले से भी कम समय में चांद पर पहुंचने का इरादा किया है। चंद्रयान 2 अपने मिशन में पूरी तरह कामयाब होगा। यह चंद्रमा पर उतरने वाला भारत का पहला स्पेस क्राफ्ट बनेगा और भारत को चंद्रमा पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बनेगा। यह विश्वास सभी भारतीयों के मन में है। चंद्रमा पर चंद्रयान 2 इसकी सफलता और सफल लैंडिंग भारत को अंतरिक्ष की खोज में और भी आगे ले जाएगी और हम चंद्रमा के बारे में पूरी मानव जाति के ज्ञान में पहले से भी ज्यादा बढ़ोतरी करेंगे। मैं इस मिशन की पूर्ण सफलता के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक बार फिर से पूरे देश की ओर से इसरो के सभी वैज्ञानिकों और कर्मियों को चंद्रयान 2 के सफल लॉन्च की हार्दिक बधाई देता हूं। आज रवाना हुआ चंद्रयान 2 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरेगा, जहां अभी तक कोई देश नहीं पहुंच पाया है। इससे चांद के अनसुलझे रहस्य जानने में मदद मिलेगी, जिससे ऐसी नई खोज होंगी जिनका भारत और पूरी मानवता को लाभ मिलेगा। कुल 3850 किलोग्राम वजनी ये अंतरिक्ष यान ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर के साथ गया है। पहले चंद्र मिशन की सफलता के 11 साल बाद इसरो ने भूस्थैतिक प्रक्षेपण यान यानी GSLV Mark 3 के जरिए 978 करोड़ रुपए की लागत से बने चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया है। इसरो का सबसे जटिल और अब तक का सबसे प्रतिष्ठित मिशन माने जाने वाले चंद्रयान 2 के साथ रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। स्वदेशी तकनीक से निर्मित चंद्रयान 2 में कुल 13 पेलोड हैं। 8 ऑर्बिटर में, 3 पेलोड लैंडर विक्रम में और 2 पेलोड रोवर प्रज्ञान में है। लैंडर विक्रम का नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। दूसरी ओर 27 किलोग्राम वजनी प्रज्ञान का मतलब संस्कृत में बुद्धिमता होता है। इस मिशन के तहत इसरो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर को उतारेगा। लैंडर के अंदर मौजूद रोवर की रफ्तार 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड रहेगी। चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद ऑर्बिटर 1 साल तक काम करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी और लैंडर के बीच संपर्क कायम करना है। ऑर्बिटर चांद की सतह का नक्शा तैयार करेगा ताकि चांद के वजूद और विकास का पता लगाया जा सके। वहीं लैंडर ये जांचेगा कि चांद पर भूकंप आते हैं या फिर नहीं, जबकि रोवर चांद की सतह पर खनिज तत्वों की मौजूदगी का पता लगाएगा। क्या है उद्देश्य? अगर चंद्रयान 2 से चांद पर बर्फ की खोज हो पाती है तो भविष्य में यहाँ इंसानों का प्रवास संभव हो सकेगा। इससे यहाँ शोध कार्य के साथ साथ अंतरिक्ष विज्ञान में भी नई खोजों का रास्ता खुलेगा। लॉन्चिंग के 48 दिन बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 2 की लैंडिंग होगी और अगले 14 दिनों तक ये डेटा जुटाएगा। साउथ पोल पर ही क्यों उतरेगा चंद्रयान? चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम जहां उतरेगा उसी जगह पर यह जांचेगा कि चांद पर भूकंप आते हैं या फिर नहीं, वहां थर्मल और लूनर डेंसिटी कितनी है। रोवर चांद के सतह की रासायनिक जांच करेगा, तापमान और वातावरण में आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी है कि नहीं। चंद्रमा की सतह पर पानी होने के सबूत तो चंद्रयान 1 ने खोज लिए थे, लेकिन चंद्रयान 2 से यह पता लगाया जा सकेगा कि चांद की सतह और उपसतह के कितने भाग में पानी है। तो अब बस कुछ ही दिनों का इंतजार, जब चंद्रयान चांद की सतह पर उतरेगा और हमें चांद के अनछुए पहलुओं से अवगत कराएगा।
तो ये चंद्रयान 2 मिशन आज लॉन्च हुआ है और किस तरह से इसके फायदे हैं, क्या इसका इस मिशन की पूरी कहानी है, हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के भौतिकी के विभागाध्यक्ष आर.पी. टंडन जी हैं स्टूडियो में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, और आज की तारीख में हर कोई ये जानना चाह रहा होगा कि 978 करोड़ रुपए की पूरी लागत आई है, इतने पैसे खर्च करके इसरो इस मिशन को वहाँ पे भेजा है चांद पे। क्या इसका मकसद क्या है, क्या उद्देश्य क्या है इस मिशन का? देखिए, चंद्रयान की कहानी जो आज से 11 साल पहले शुरू हुई थी। चंद्रयान 1 भेजा गया था और उस वक्त के बाद कुछ दिक्कतें आती रहीं। जैसे इसमें आपने देखा कि 3 मेन कंपोनेंट है, रॉकेट के अलावा लॉन्चर, ऑर्बिटर है, लॉन्चर है और रोवर है। तो लॉन्चर की प्रॉब्लम थी, जो कि सोवियत रशिया ने प्रॉमिस किया था कि लॉन्चर देंगे। वो लॉन्चर नहीं दे पाए, किसी उनकी अपनी प्रॉब्लम, अपना उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। तो इसलिए ये 11 साल का जो पीरियड है, एक्चुअली ये 11 साल का नहीं है, ये कम है, क्योंकि हमें उस पे आखिरी वक्त पे हमें उन्होंने कह दिया कि हम नहीं दे सकते। उसका फ़ायदा भी कहीं ना कहीं इंडिया उसका फ़ायदा भी है। हाँ, तो अब क्या हुआ कि उस वक्त जो चंद्रयान गया था उसमें और इस चंद्रयान में 2 मुख्य फ़र्क हैं। एक तो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में मुख्य अब यह है कि 2 हमने क्यों छोड़ा। हालांकि चंद्रयान 1 ने कहते हैं कि 95% काम कर दिया था, जिसके लिए वो बनाया गया था। उसने 95% ये खोज किया कि वहाँ पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मौजूद हैं। उन्होंने पहली बार ये साबित किया कि पानी के, जो कि हमने नहीं, नासा ने भी इसको कहा। लेकिन पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में ही हैं या आइस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है? इस बात को लेकर ये अभी कहना मुश्किल है। तो अब जो हमने जो 2 विशेषताएं इसकी है, एक तो ये है कि हमने उस वक्त PSLV रॉकेट यूज़ किए थे। जो अब हम रॉकेट यूज़ कर रहे हैं वो GSLV है, और ये GSLV रॉकेट हम 2 बार इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रहे कि अब जितने भी मिशन होंगे फ्यूचर में जहाँ भारी वेट इन्वॉल्व है या स्पेस का मिशन भी है, उसमें सब GSLV लगेंगे। और दूसरा ये था कि वो जो रॉकेट, वो जो चंद्रयान 1 था, उसमें इम्पैक्टर एकदम से गिरा था। अब हम कह रहे हैं सॉफ्ट क्रैश लैंडिंग। जी हाँ, क्रैश लैंडिंग थी। अब हम कह रहे हैं सॉफ्ट लैंडिंग। तो ये तो हुआ। अब क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? बहुत सी बातें हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। कई तरह के एक्सपेरिमेंट प्लान किए गए हैं। एक तो बात यह है कि GSLV ने हमें एक इस तरह का क्षमता दी है कि हम 4 टन का वजन उठा सकते हैं। पेलोड्स जो है। जी हाँ, पेलोड जो 4 टन का उठा सकते हैं, जो कि काफ़ी है। और इसमें हमारे 3 कंपोनेंट हैं, 3 पार्ट्स हैं। जैसे हमने पहले बताया, ऑर्बिटर है जिसका कि 2500 किलो वजन उसका है। फिर उसके बाद लैंडर है, उसका अपना 1400-1500 है। और रोवर जो है, मेन जो बॉडी है, वो उसका 27 किलो वजन है। तो अब इन तीनों के सामने चुनौतियां भी हैं। ऐसा नहीं, आज हमने चुनौती नंबर 1 का सामना कर लिया और वो निकल गया। अभी 2-3 चुनौतियां और हैं। अब करीबन 8 तरह के एक्सपेरिमेंट करेगा ऑर्बिटर। ऑर्बिटर के पास बड़ा पावरफुल कैमरा है, जिससे वो देखेगा कि मुझे लैंडर कहाँ उतारना है। उसके अलावा उन्होंने कंपोजिशन देखना है, एक 3D मैपिंग करनी है उन्होंने। तो इस तरह के 6-7 एक्सपेरिमेंट करने हैं। लैंडर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे पर्सनली, मैं सोचता हूँ कि लैंडर एक बड़ा क्रूशियल है। लैंडर उतरेगा आराम से, जिसको कि हम सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। हाँ, सॉफ्ट लैंडिंग करें। ने कहा कि बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती, सॉफ्ट लैंडिंग करवाना। हाँ। और वो एक बहुत बड़ी चुनौती और ये बड़े आराम से उतरेगा और करीबन 12 डिग्री के उस पर उतरेगा। और उम्मीद है कि वो उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। अब ये जो लैंडर है, ये काफ़ी एक्सपेरिमेंट नए करेगा। ये देखेगा कि वहाँ अर्थक्वेक है, ये वहाँ और तरह की चीज़ें भी इन्वेस्टिगेट करेगा। एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने नासा का लिया है, जो कि बाकी एक्सपेरिमेंट तो मना कर दिया इन्होंने, क्योंकि हमारे पास वेट की लिमिटेशन थी, हमारा अपना वेट। तो एक एक्सपेरिमेंट जो नासा का है, वो ये करेगा कि चंद्रमा से पृथ्वी की एग्जैक्ट दूरी क्या है। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट पहले भी कर लिया गया है, पर इस बार थोड़ा ज़्यादा प्रिसिशन के साथ किया जाएगा। और जो ऑर्बिटर है, ऑर्बिटर और भी कई एक्सपेरिमेंट करेगा, जिसमें वो देखेगा कि इसका 3D मैपिंग की जाए, कौन कौन से इसका आइनोस्फीयर, जो एक्सोस्फीयर कहते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, और इसके धरातल में किस तरह का एलिमेंट्स हो सकते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है इसमें, जो बार बार कही जा रही है, कि ये साउथ पोल पर लैंड करेगा। ये भी जानकारी, जी हाँ, सबसे प्रमुख यही कह रहे हैं कि हालांकि ये जो मिशन है उसको भेजा गया कि साउथ पोल पर, चांद का जो दक्षिणी ध्रुव है उस पर ये सारी चीज़ें होंगी। तो यही आपसे मैं जानना भी चाह रहा था, मेरा अगला सवाल भी यही था कि ये साउथ पोल है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और इस पे जो इतना पैसा खर्च करके वहाँ पे भेजा जा रहा है इसरो की तरफ से, ये मिशन क्यों इतना महत्वपूर्ण, इस पर हम आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़।
पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। आज तू खाने में क्या लाई है? पहले तू दिखा। आज शाम को चलते हैं। हाँ हाँ पक्का। ये देख मैं तेरे लिए भिंडी लेके पालक लाई हूँ। अरे दीदी, ये क्या आदत पाल रखी है? रोज की गर्भ निरोधक गोली? हाँ तो नहीं, मैंने सुना है कि रोज ब्रश करने से दांत घिस जाते हैं। कि रोज नहाने से इंसान गल जाते हैं। और रोज रोज रोटी खाने से तू भी रोटी जैसी गोल बन जाएगी। वहम पालने से अच्छा है अच्छी आदत पालना। नए जमाने की गर्भ निरोधक गोलियां हैं आसान, असरदार और भरोसेमंद और खाई जा सकती है हर रोज। तभी तो विश्व भर में करोड़ों महिलाओं को है गोली में विश्वास। भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊँगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। आपका लेटर। सबरे नमस्ते, हम हैं बस जो आपके बच्चे को कर देते हैं बस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं विशेष कार्यक्रम चंद्रयान पे। और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि ये जो सारा मिशन है वो जो चंद्रमा का जो साउथ पोल है, जो दक्षिण ध्रुव है, उस पे हमारा ये सारा जो रोवर है, जो लैंडर है, वो वहाँ पे लैंड करेगा। वहाँ से रोवर निकलेगा और फिर वो सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेगा। हमारे साथ RP टंडन जी हैं। सर, आप बता रहे थे किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है और जो ये पूरा मिशन है उसमें भी साउथ पोल को चुना गया है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, साउथ पोल वो हिस्सा है जहाँ की सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ती, तो इंक्लाइन पड़ती हैं, तो इसलिए वहाँ अंधेरा ही रहता है, काफ़ी हद तक अंधेरा रहता है। और वहाँ ये भी सोचा गया है कि वहाँ पानी होने की चांसेस सबसे ज़्यादा है। ये भी बात है कि जो चांद है उस पर कोई वातावरण नहीं है, कोई जिस तरह के पृथ्वी पे वैसा वातावरण नहीं है, तो जो गर्मी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। और चूंकि गर्मी वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए पानी जो हम सोचते हैं कि पानी के फॉर्म में वहाँ पानी होगा, वो शायद वहाँ ना हो, चूँकि इतनी गर्मी पड़ती है। और जो क्रेटर्स हैं, जो जिसको कि हम लोग चांद पे गड्ढा कहते हैं, और जो दक्षिणी ध्रुव है उस पर चूंकि सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ती है, इसलिए टंडन जी आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ संभावनाएं हो सकती हैं कि वहाँ पे पानी, और पानी वो भी पानी के लिक्विड के फॉर्म में नहीं, सॉलिड के फॉर्म में मिल सकता है। जी हाँ, सोचा ये जा रहा है कि शायद वो बर्फ़ की फॉर्म में होगा। और जितने भी अभी तक इंडिकेशन है कि वहाँ पानी है, ऐसा नहीं किसी ने पानी देखा अभी तक। ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की मदद से, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वगैरह की मदद से हमें इंडिकेशन मिलते हैं कि यहाँ पानी हो सकता है, और होगा भी तो बर्फ़ की फॉर्म में होगा, शायद लिक्विड फॉर्म में ना हो। इसको सपोर्ट करते हुए मैं सारी बातें कह रहा हूँ। जैसे हमने कहा कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, 100 डिग्री से ऊपर चली जाती है, 150 डिग्री के आसपास। वैसे ही ठंडी भी वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, ठंडी भी बहुत ज़्यादा, 100-200 से नीचे माइनस टेम्परेचर चला जाता है। इसलिए पानी लिक्विड के फॉर्म में होना तो बहुत मुश्किल है। हाँ जी, तो यही उम्मीद की जाती है कि बर्फ़ की फॉर्म में होगा। दूसरा ये है कि उस हिस्से में फॉसिल, जैसे जीवाश्म कहते हैं, कि उनके होने की भी चांसेस बहुत है। और आप ये जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का ही हिस्सा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ गुण हमें मिलते होंगे। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये यूनिवर्स का क्या है, ये सोलर सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ हमें बताएगा। और तीसरी बात ये है कि हमें चांद के ऊपर एक मिशन भी बनाना है। हमें अगर डीप स्पेस में जाना तो चांद के ऊपर हमने अपना एक वो बनाया जाएगा कि एक स्पेस बनाया जाएगा जहाँ से कि हम लॉन्च करेंगे दूर के दराज के
मिशन। इंटरप्लैनेटरी और चांद बहुत पास है और उससे हम काफ़ी फ्यूल भी सेव करेंगे। चांद जो है एक समझ लीजिए कि पहला स्टॉप होगा जहाँ से हम दूर की उड़ानें भरेंगे। तो ये सब बातें अभी हैं तो दूर की। दूसरा आपने कहा ये पैसा 980 करोड़ रुपया कुछ नहीं होता इन मामलों में, समझे। आज एक अगर पुल बनता तो उसमें 1000 करोड़ लग जाता। और मेरे पास तो एक डेटा भी है टंडन जी की, इसी अमेरिका ने नासा ने 2013 में मून पे LRO मिशन भेजा जी था हाँ। और उसकी कॉस्टिंग आई थी 3450 करोड़ रुपए। जी जी। और वही काम हम कर रहे हैं जी। आज हमने किया है सिर्फ 978 करोड़ रुपए। थोड़ा सा इसमें और ऐड करना चाहूँगा, देखिए हमारे और वहाँ की करेंसी में बहुत फ़र्क है। जो हमने इंडियन रुपीस में कन्वर्ट जो हम सैलरी 1 लाख देते हैं वो उसका शायद 5 या 10 गुना देते हैं। तो हम इस बात को ना भूलें, ये पूरा कंपैरिजन करना शायद बहुत ठीक नहीं होगा क्योंकि वहाँ और यहाँ की सैलरी में 5-10 गुना फ़र्क है। लेकिन फिर भी हमने बहुत, जैसे कि हमने नहीं बड़ा इकोनॉमिकल किया मिशन था वो भी हमने बहुत ही कम लागत में इसमें कोई उसको शक नहीं, perform बहुत किया कम था। है क्योंकि हम लोग किफ़ायत से काम करते हैं, बाई नेचर हम किफ़ायती हैं और ज़रा संभल के काम करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए जो काम, और यही वजह है कि इतने लोग हमारा सैटेलाइट हमारे थ्रू भेज रहे हैं। हमने 104 सैटेलाइट भेजे, दूसरों के सैटेलाइट भेजे। क्यों भेजे? क्योंकि बहुत सस्ता पड़ रहा है। तो वो तो बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, पर बाकी ये है कि क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, एक छोटी छोटी टिप्पणी आपसे लूंगा कि जैसे अभी मून को हमने चुना है, मून पे इससे पहले हम मार्स पे गए थे, वहां पे भी सारी चीजें की। अगर मार्स को देखा जाए और मून को देखा जाए, जो वायबिलिटी की जो संभावना है वो ज्यादा किस पे आपको लगती है, मून पे या फिर मार्स पे? देखिए एक बात तो आपको समझना चाहिए कि चांद तो बहुत पास है। अमेरिका ने तो ये 4 दिन में भेज दिया था क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट लैंडिंग की थी, परंतु ये बहुत पास है। मार्स जो काफ़ी दूर है, कई करोड़ किलोमीटर में पड़ जाता है, परंतु जो देखा गया अभी तक जो वहाँ का वातावरण है, शायद वहाँ लाइफ होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मून। तो ये वैज्ञानिकों का मत है कि अगर लाइफ होने के जो है मतलब संभावना तो वो शायद मार्स में ज़्यादा होगी। परंतु ये मत भूलिए कि चांद तुम्हारे बिल्कुल नेक्स्ट डोर है, चांद बहुत पास है। बिल्कुल। और छोटी छोटी टिप्पणी ये कि जिस तरह से भारत अब स्पेस में भी कहा जा रहा है कि अब वो सुपर पावर बन गया है। आने वाले दिनों में हम जानते हैं कि गगनयान है, उसके बाद आदित्य मिशन भी है। कैसे देखते हैं इसरो के इतने बड़े बड़े चैलेंजेस को लेता जा रहा है और हम लगातार सक्सेसफुल उसमें होते जा रहे हैं? देखिए ये बात सबसे पहले ये है कि हमारे पास लॉन्च व्हीकल जो है वो अब हम रिलायबल है, पर मैं आपको अभी भी बताऊं क्योंकि मंजिल बहुत दूर है, मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम से हमारा अब ये है कि इसरो को बहुत कॉन्फिडेंस हो गया है। ये जितने भी मिशन है ये मेरे ख्याल से सब सक्सेसफुल होंगे। पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हमें विश्व की तरफ भी देखना चाहिए हम कहाँ हैं। अब प्राइवेट कंपनी आप जानते हैं, टेस्ला है, एलन मस्क की कंपनी, आज की डेट में उसके पास 20 टन का वजन का है जी। और वो कमर्शियल भी यूज़ करेगा और एज ए टूरिज्म के लिए भी यूज़ करेगा। हमारी क्षमता भी 4 टन है, तो हमें इस क्षमता को बढ़ाना है। इस क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें इंजन और पावरफुल करने हैं, क्योंकि अब हमारे पास बेसिक टेक्नोलॉजी है, उसे अपग्रेड करना इतना मुश्किल नहीं है। तो अगर हमें कभी सब स्टेशन भी भेजना पड़ेगा, स्पेस स्टेशन भी भेजाएंगे, आफ्टर ऑल अल्टीमेट एम स्पेस स्टेशन ही होता है। जितने भी उसमें आविष्कार होंगे या मानव भी जाएंगे तो हमें ये इसको और रेज करना है, इस लिमिट 4 टन को हमें और रेज करना है। तो फ्यूचर मिशन के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको और बढ़ाया जाए। बाकी आदित्य है, गगनयान है, मैन मिशन है, ये सब बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है और हम उम्मीद करते हैं कि ये सब टाइम पे होगा। इसमें पैसा तो इन्वॉल्व है ये, और ये प्रेजेंट गवर्नमेंट काफ़ी इस पे द फैक्ट कि मोदी जी खुद गए और प्रेसिडेंट गए, ये शो करता है कि इनका काफ़ी रुझान है इस तरफ और ये स्पेस मिशन को सब करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं ये सब मिशन अपनी जगह सक्सेसफुल रहेंगे। बिल्कुल, जैसा कि आप चाह रहे हैं वैसा हर भारतीय चाह रहा है कि जिस तरह से ये मिशन काफ़ी सक्सेसफुल रहा, आने वाले दिनों में इसरो जो भी चैलेंजेस, जो भी उसके मिशन हो वो काफ़ी सक्सेसफुल हो और अल्टीमेट जो फ़ायदा है वो हमारे आपके जो लोग हैं, जो इंसान 130 करोड़ की जो आबादी है, उसको उसका फ्रूट्स, उसका जो लाभ है वो मिले, हम सभी की उम्मीद है। इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही। टंडन जी आप आए और इन तमाम विषयों पर हमसे बातचीत की, हमें समझाया इसका क्या कुछ महत्व है। आपका बहुत अगर शुक्रिया। 1 मिनट हो तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास समय की बिल्कुल कमी है, हम क्योंकि इस पे और भी कार्यक्रम होते रहेंगे, हम आपसे बातचीत करेंगे। तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। धन्यवाद। 3, 2, 1, 0। समय आप स्किप कर देंगे।